हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोज अपलोड करी इंडिविजुअल स्टॉक्स रिलेटेड, जिसमें मोस्ट पॉपुलर रहा अपना लक्स इंडस्ट्री और कंसाई नेरोलैक। उस और भी स्टॉक्स थे जैसे HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, कोफोर्ज लिमिटेड हो गया। इन सब पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है। बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को पहले कुछ बेसिक जानकारी, जो फंडामेंटल डेटा होता है उसमें क्या कैसे होता है, मैंने उसमें सब कुछ बताया। लेकिन मैंने सोचा उसके बारे में बताया थोड़ा डिटेल में, कि बेसिक्स जो बिगनर्स हैं अभी, जिनको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, वो किसी कंपनी के बारे में अगर एनालिसिस करना हो तो क्या क्या कैसे देखकर क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या किया जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो हम एक एग्जांपल के लिए जो टॉप कंपनी है अपनी रिलायंस इंडस्ट्री की, उसको सर्च करते हैं। और सबसे पहले इसके लिए हम ओपन किए हैं स्क्रीनर वेबसाइट। आप screener.com करेंगे गूगल पे तो जस्ट वेबसाइट खुल के आएगी। उसमें आप सर्च बार पर क्लिक करके जिस भी कंपनी का नाम जो कि लिस्टेड मार्केट में, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिलायंस के बारे में सर्च किया। आप जो भी लिस्टेड है, कोटक महिंद्रा या HDFC, अडानी का कोई स्टॉक, अडानी विल्मर, अडानी पावर, या फिर ITC, डाबर, क्लीन साइंस, आवास फाइनेंसियर, TTML, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो अब हम लोग जैसे रिलायंस का सर्च किया, फिर रिलायंस का खुल के आ गया हमारे पास फंडामेंटल डेटा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे कि स्क्रीनर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, और नीचे अबाउट दिखेगा कंपनी करती क्या है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, रिलायंस वाज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी एंड इट इज नॉट, जो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक की पॉइंट इसका क्या है कि मतलब क्या क्या रेवेन्यू कहाँ से होती है। IL2 केमिकल सेगमेंट से 57% की रेवेन्यू होती है। रिटेल सेगमेंट कितना है, एक्सपेंशन प्लान, डिजिटल सर्विस बिजनेस, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी इसके बारे में कंपनी के अबाउट में रहेगा। ठीक है। और उसके बाद और नीचे अगर आप आएंगे तो अब ये जो है ये मेन एरिया है जहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैप कंपनी का कितनी साइज़ की कंपनी, अगर आज के दिन में आपको कंपनी खरीदनी हो तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे। तो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, जो है 19,20,478 करोड़ का इस समय इसका मार्केट कैप है। और ये कैसे निकलता है, जो अपना करंट मार्केट प्राइस है और उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होते हैं उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई करंट प्राइस, उससे डिसाइड होता है मार्केट कैप। या फिर मार्केट कैप से आप करंट प्राइस से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ़ शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है। और ये दिखा रहा है कि 52 वीक का हाई कितना है और 52 वीक का लो कितना है। एक हफ्ते में एक साल में इसका इस हाई कितना गया था और लो कितना गया था। ठीक है। और स्टॉक का PE, इसे बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 27.6 का दिख रहा है। और इंडस्ट्री का PE 8.39 का दिख रहा है। ROCE जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और ROE है यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। और बुक वैल्यू मीन्स यहाँ पर 1173 का दिख रहा है। और डिविडेंड यील्ड का दिख रहा है 0.32%। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको खास मतलब होता है। जैसे डिविडेंड यील्ड मतलब जैसे कि मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट आया तो उसमें से एक कितना परसेंट जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो 100 करोड़ का अगर 0.32% यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 1% होता है डिविडेंड यील्ड, तो 100 करोड़ का 1% कितना हुआ, 1 करोड़। और 1 करोड़ ये अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो जैसे कि अब 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना है और 1 करोड़ शेयर है, तो 1-1 रुपये हर एक शेयर के पीछे डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अगर आपने 100 शेयर रखे हैं तो 100 रुपये आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। और PE जो होता है ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपको जैसे कि इस कंपनी का अगर PE से आपको कंपैरिजन करना है तो खुद का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि इसका PE रेशियो आप देखेंगे तो 5 साल का मीडियन PE दिख रहा है 25 का, और 10 साल का मीडियन PE दिख रहा है आपको 19 का, और 3 साल का मीडियन PE आपको दिख रहा है 25 का। तो
इसका मतलब अभी कंपनी 27 के पी पे, तो अपने जो मीडियन पी से ज़्यादा के पी पे ट्रेड कर रही है, मीन्स थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड होती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसका सेंस यही है। और इसी से पता लगाया जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। अगर पीई कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और पीई ज़्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन किससे ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, एक खुद से कंपैरिजन किया है। जैसे इसका मीडियन पी 25 का है और अभी 27 पे है, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड होती हुई आपको दिख रही है। और बस, और नीचे और भी हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या दिखता है। यहाँ पर एक कुछ अपना प्रॉज एंड कॉन्स दिखाते हैं अपनी तरफ से, जो स्क्रीनर को सही लगता है। इनकी एनालिसिस टीम जो एनालिस्ट बैठे होंगे वो अपना बताते होंगे। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन होता है कि सेम जैसे ये सेक्टर कौन सा है, रिफाइनरी का सेक्टर है, इंडस्ट्री क्या है, रिफाइनरी की। और इसमें देखिए मार्केट लीडर है, और भी इसके कंपटीटर कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IOCL, BPCL, ये सब जो है ये दिख रहा है आपको कि ये सब इसके कंपटीटर हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना डेटा सेट कर रखा है, तो CMP सबका दिखेगा। अभी इसका 2839 का चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, और सबका 166 है। और पी आप देख सकते हैं इसका 27 का, बाकी का 5, 4, 4 ऐसे चल रहा है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, ROC आप सबका देख ही सकते हैं। और फिर ऐसे डेट टू इक्विटी, नेट प्रॉफिट, 12 महीने का, ये सब आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और एक यहाँ पर था कि डेट टू इक्विटी मैंने नहीं आपको शो किया। डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.44 का दिख रहा है। मीन्स ये लगभग ये मान के चलिए, कंपनी पे अगर डेट ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.2 के अराउंड होना चाहिए, उससे कम ही हो तो अच्छा है। तो इन पे मान लीजिए बहुत हाई मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है तो इतना चल जाता है। लेकिन अगर लो स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें डेट टू इक्विटी कम ही रहना चाहिए, तो अच्छा है, बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर और भी मैंने एक चीज़ मार्क करके रखा है, प्रमोटर होल्डिंग। मैं भूल कैसे गया आपको बताने के लिए ये सब। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग मीन्स कंपनी के प्रमोटर जो चला रहे हैं कंपनी में हैं, उनके पास कितना परसेंटेज होल्डिंग पड़ी है। तो यहाँ पर 50% होल्डिंग पड़ी हुई, मीन्स 19 लाख करोड़ का 50% प्रमोटर के पास है। ठीक है, और नीचे आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्वार्टरली रिजल्ट। ये दिखाता है कि हर एक क्वार्टर में जैसे रिजल्ट आता है, मार्च क्वार्टर आता है, फिर जून क्वार्टर आता है, फिर सितंबर क्वार्टर आता है, फिर दिसंबर क्वार्टर आता है। एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर के बाद कंपनी अपना रिजल्ट पोस्ट करती है कि इस क्वार्टर में, इस 3 महीने में हमने कितनी सेल्स करी, कितनी प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्स आया, कितना हमने टैक्स दिया है, कितना उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा है। तो अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट इसका आ गया है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि सितंबर 2021 से लगातार यहाँ पर इंक्रीजिंग था, लगभग इंक्रीज हुआ है। सितंबर 2021 में 1,67,611 करोड़ की जो सेल्स हो रही थी, वो अभी 2,36,533 करोड़ की हुई है मार्च 2024 में। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने का है। आप देखेंगे कि जितना सेल्स हुआ उसमें से एक्सपेंस जो कंपनी खर्चे करती है, जो भी सैलरी में या मटेरियल कॉस्ट में जहाँ भी जाता है, उसको माइनस करके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ एक सेक्शन आता है अदर इनकम में। जैसे कि मान लो कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़, तो उस पे जो वो कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, बॉन्ड में, इक्विटी में, कहीं पर भी देगी, तो उस पर रिटर्न आएगा। और भी कुछ अदर इनकम होते हैं, तो उनको इन सब इस सेक्शन में दिखाया जाता है अदर इनकम करके, कि ये इनका अदर इनकम है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कितना पे उन्होंने किया है ये सब, फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ। जैसे कि मान लो डिप्रिसिएशन में जैसे हर एक चीज़ की वैल्यू, मान लो एक गाड़ी 10 लाख की और उसको 10 साल चलनी है, तो हर साल 10% का डिप्रिसिएशन होता है। तो ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर इन सबको माइनस करने के बाद ये जो अपना आता है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो उसके बाद ये दिखाते हैं कि हमने टैक्स कितना पे आउट किया है। इतना हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, उसके बाद हमने 24% का टैक्स पे किया है, तो उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट इतने का हुआ। ठीक है,
यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया। फिर ईयरली P&L का आता है कि जैसे एक साल मार्च, फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 मार्च को एंड हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दिखाते हैं कि जैसे कि हमने मार्च 2014 में कितने की सेल्स करी थी, ऐसे मार्च 2015, 16, 17, 18, मार्च 2024 में इन्होंने दिखाया कि 9,01,000 करोड़ की हमने सेल्स करी है। और सेम सिनेरियो जो क्वार्टरली रिजल्ट में था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना आया, फिर अदर इनकम इतना आया, फिर इंटरेस्ट इतना हुआ, डिप्रिसिएशन उतना, ये सब करने के बाद फिर आता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, सब माइनस करने के बाद फिर उसके बाद दिखाते हैं कि हमने इतने % का टैक्स पे कर दिया। और अब हम हमारा जो टैक्स डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आया 1 साल का 79,000 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। और यहाँ पर ये डेटा दिखाता है कि 10 साल में जो इनकी सेल्स ग्रोथ रही है कंपाउंड नेट CAGR बेसिस पे, नहीं हाँ CAGR बेसिस पे, वो 8% करीब 5 साल पे 10% से ग्रो की है, 3 साल पे 25% से ग्रो की है। कंपाउंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसे ही आप दिखाएंगे 13%, 10 साल पे 12%, ठीक है। स्टॉक प्राइस 20% CAGR पे ग्रो किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इतने के CAGR पर ग्रो की है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो की है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन देखने वाली बात होती है रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितने का पड़ा है। ये कंपनी के पास इतना पैसा कैश में पड़ा रहता है, 7,86,715 करोड़ इतना पैसा इनके पास कैश पड़ा। और इनके पास बोरोइंग कितनी है, इनके पास बोरोइंग है 3,46,142 करोड़। तो यही देखा जाता है कि जो 3,46,000 और इसको डिवाइड करेंगे 786 से, तो उसके बाद आता है वही 0.44 जो आपने डेट इक्विटी देखा था, ठीक है। तो ये हो गया। और अदर लाइबिलिटीज़ देखा जाता है। फिर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, ये काम की चीज़ है कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितने के पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे 9,66,458 करोड़ का फिक्स्ड एसेट पड़ा है। और CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये दिखाता है कि 1,52,000 करोड़ का अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इतना पैसा अभी ऑपरेशन में लगा है इससे, लेकिन रेवेन्यू अभी जनरेट नहीं। जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है, वो इससे रेवेन्यू तो आ नहीं रही, लेकिन पैसा उतना उसमें जा रहा है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर CWIP के अंदर दिखाया जाता है। और यहाँ पर और भी सेक्शन है इन्वेस्टमेंट का कि इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अदर एसेट, लैंड हो गया या फर्नीचर हो गया या और कुछ हो गया, या अदर एसेट्स में दिखाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक कैश फ्लो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, रेशियो से हमको कोई बहुत ही ज़्यादा लेना देना। यहाँ पर मेन सेक्शन आता है प्रमोटर होल्डिंग में। अब प्रमोटर होल्डिंग में जैसे आपने देखा 50% प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब और FII इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास 22% का, DIIs के पास मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 17% का, गवर्नमेंट के पास 0.19% का स्टेक है, और पब्लिक के पास स्टेक है 10% का। तो ये होता है। और प्रमोटर में भी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये जो श्री चक्रा कमर्शियल LLP, फिर देवर्षि कमर्शियल LLP, फिर करुणा, इनके पास कितना % इनके पास कितना %, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास कितना % है, पेट्रोलियम ट्रस्ट के पास कितना, इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है तो क्या बात है भाई, रिलायंस में बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। और FIIs में आप देखना चाहेंगे कि यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड का है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का। DIIs में किसने, LIC ने ले रखा है, SBI म्यूचुअल फंड ने ले रखा है। गवर्नमेंट में वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होगा। पब्लिक के पास रिटेल जनरल पब्लिक के पास है। तो ये जनरल एनालिसिस होती है किसकी, फंडामेंटल एनालिसिस होती है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। और मैं कुछ और दिखाना आपको चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ 1 मिनट। हाँ, जैसे फिक्स्ड एसेट आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि लैंड में कितना है, फिर बिल्डिंग में कितना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी में कितना है, वेसल्स में कितना है, सब आपको मिल जाएगा। फिर बारोइंग में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बारोइंग कितनी है, शॉर्ट टर्म बारोइंग कितनी है, ये सब आप देखना चाहें। ये सब उतना लॉजिकल है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। फिर भी अगर आप ज़्यादा देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्सपेंसेस पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर जा रहा है, जैसे मटेरियल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो यही सब था जो प्लस के निशान पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जनरल डेटा यही था, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।